हेलो दोस्तों, नमस्कार। कोटा कैरियर पॉइंट स्कूल कुचाम सिटी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th में एसएसटी के अंदर हिस्ट्री का जो पहला अध्याय है, स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, उसका ये भाग 6 यानी पार्ट 6 छठा वीडियो है ये। इससे पहले हमने 5 जो वीडियो थे उनके अंतर्गत मौर्य काल या मौर्य वंश के बारे में अध्ययन कर लिया था। मौर्य वंश में जो प्रमुख शासक हुए थे उनके बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में और मौर्यकालीन समाज के बारे में। अब उसके बाद में देखिए, मौर्य वंश के बाद मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला अगला जो वंश था उसका नाम था शुंग वंश। मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश के बाद में शासन करने वाला अगला जो वंश था वो कौन सा था? शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? शुंग वंश की स्थापना हुई थी 185 ईसा पूर्व में। और शुंग वंश का जो संस्थापक था, स्थापना करने वाला या इसका जो पहला प्रथम जो शासक था वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। आप देखो, ये पुष्यमित्र शुंग कौन था? पुष्यमित्र शुंग है वो अंतिम जो मौर्य सम्राट था, वृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट था कौन? वृहदत्त। इसका प्रधान सेनापति था कौन? पुष्यमित्र शुंग। किसका सेनापति था? अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त का प्रधान क्या था? सेनापति। तो इस पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्त की हत्या करके मगध साम्राज्य पर कौन से वंश की स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना की। अब उसके बाद में देखिए, पुष्यमित्र ने अपने शासन काल में अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार किया था। और साथ ही पुष्यमित्र ने अपने शासन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया था। कितनी बार? 2 बार क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ। आप देखो, ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत क्या होता है? किसी राजा द्वारा एक घोड़ा होता है, उस घोड़े को सजा धजा करके यज्ञ करके फिर उस घोड़े को क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। और फिर वो घोड़ा जिन जिन स्थानों या जिन जिन प्रदेशों में जाता है वो प्रदेश अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के अधिकार में अपने आप ही आ जाते हैं। यानी जिन जिन प्रदेशों से होकर वो घोड़ा गुजरता है, जिन जिन प्रदेशों में वो घोड़ा जाता है, वहां पर घोड़ा छोड़ने वाले या अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा का क्या हो जाता है? अधिकार। अब मान लो किसी अन्य प्रदेश या अन्य क्षेत्र के राजा ने उस घोड़े को पकड़ने की क्या की? कोशिश या पकड़ लिया, तो घोड़ा पकड़ने वाले प्रदेश के राजा को घोड़ा छोड़ने वाले राजा के साथ क्या करना पड़ता है? युद्ध करना पड़ता था। ये होता था क्या? अश्वमेध यज्ञ। तो पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करके अपने साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार। यानी अश्वमेध यज्ञ है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए राजा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था। पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करवाने वाले कौन थे? संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध पंडित थे जिनका नाम क्या था? पतंजलि। संस्कृत व्याकरण के महान पंडित, प्रसिद्ध पंडित थे कौन? पतंजलि। ये पतंजलि है वो पुष्यमित्र शुंग द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने वाले कौन थे? प्रधान पुरोहित थे। आप देखो, यहाँ पर ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। अभ्यास प्रश्न में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि पतंजलि है वो किस शासक के शासन काल में हुए थे? तो वो ये थे शुंग वंश के शासक था कौन? पुष्यमित्र शुंग। इसके शासन काल में हुए थे कौन? पतंजलि। क्योंकि पतंजलि इसके अश्वमेध यज्ञ के क्या थे? प्रधान पुरोहित थे। फिर देखिए, लगभग 151 ईसा पूर्व तक पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? शासन किया था। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंग वंश में अन्य जो शासक हुए थे वो शासक कौन कौन थे? देखो, अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। ये शुंग वंश में ये प्रमुख अन्य शासक थे। कौन कौन? अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। ये पुष्यमित्र शुंग के बाद में शुंग वंश में अन्य प्रमुख शासक हुए थे। फिर शुंग वंश का अंतिम शासक था कौन?
देवभूति। इस देवभूति की इसी का ही एक अमात्य था जिसका नाम क्या था? वासुदेव। देवभूति का यह अमात्य था कौन? वासुदेव। इस वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में, कब? 73 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या करके मगध साम्राज्य पर अपना क्या कर लिया था? अधिकार। और इसी वासुदेव ने मगध साम्राज्य में शुंग वंश के बाद में कर्ण वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की स्थापना की थी? कर्ण वंश की। लेकिन ये कर्ण वंश अपने 10th क्लास के सिलेबस में है नहीं। तो देखिए, शुंग वंश के बाद मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला अगला जो वंश है वो है सातवान वंश। शुंग वंश के बाद शासन करने वाला अगला जो वंश है वो कौन सा है? सातवान वंश। सातवान वंश की स्थापना लगभग 60 ईसा पूर्व में सेमुक नामक व्यक्ति ने की थी। सातवान वंश की स्थापना कब हुई थी? लगभग 60 ईसा पूर्व में। किसने की थी? सेमुक नामक व्यक्ति ने की थी। सातवान वंश की स्थापना है वो आंध्र में गोदावरी व कृष्णा नदियों की घाटियों में इसकी क्या हुई थी? स्थापना। सातवान वंश की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? आंध्र में। आंध्र जो प्रदेश राज्य है उसमें गोदावरी और कृष्णा जो नदियां हैं उन नदियों की घाटियों में इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए सातवान वंश को आंध्र वंश भी कहा जाता है। सातवान वंश का अन्य नाम क्या है? आंध्र वंश। सातवान वंश को किस अन्य वंश के नाम से जाना जाता है? आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए, इसका जो संस्थापक था कौन? सिमुक। सिमुक ने लगभग 37 ईसा पूर्व तक शासन किया था। सिमुक ने कब तक शासन किया था? लगभग 37 ईसा पूर्व तक शासन किया था। फिर सिमुक की मृत्यु के बाद में सातवान वंश का शासक बनाता है। इस सिमुक का पुत्र था जिसका नाम था सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम। ये सातकर्णी प्रथम शासक बना था किसके बाद? सिमुक के बाद में। सातकर्णी प्रथम है, इसने सातवान वंश की सत्ता और शक्ति का काफी विस्तार किया था। सातवान वंश की सत्ता और शक्ति को काफी मजबूत भी किया था। और इसने अश्वमेध यज्ञ करके, क्या करके? अश्वमेध यज्ञ करके संपूर्ण दक्षिणी भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। संपूर्ण दक्षिणी भारत पर क्या कर लिया था? अधिकार। किसने? सातकर्णी प्रथम ने। क्या करके? अश्वमेध यज्ञ करके संपूर्ण दक्षिणी भारत में क्या कर लिया था? अधिकार। और इस सातकर्णी प्रथम के समय सातवान वंश की जो राजधानी थी वो राजधानी थी गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान नामक नगरी। प्रतिष्ठान नामक नगरी। इसका वर्तमान में आधुनिक नाम है पैठन नगरी। इसका वर्तमान में आधुनिक नाम क्या है? पैठन नगरी। तो देखिए, सातवान वंश की सातकर्णी प्रथम जब शासक था, जो सिमुक का पुत्र था, उस समय इसकी राजधानी कहां थी?
गोदावरी नदी के तट पर थी, जिसका नाम क्या था? प्रतिष्ठा नामक नगरी। और इस प्रतिष्ठा नगरी का आधुनिक नाम क्या है? पैठन नगरी। अब उसके बाद में देखिए, सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद और भारत पर शकों के आक्रमण के कारण, किसके कारण? शकों के आक्रमण के कारण, शक है वो भारत पर आक्रमण करने वाली एक बाह्य विदेशी जाति थी, कबीलाई जाति थी। तो इन शकों के आक्रमण के कारण और सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद सातवाहन वंश की सत्ता और जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्या होने लग गई थी? नष्ट होने लग गई थी, कमजोर होने लग गई थी। किस कारण? शकों के आक्रमण के कारण और सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद जो शासक हुए थे वो अयोग्य थे, कमजोर शासक थे, और इधर शकों का क्या हो गया? आक्रमण हो गया भारत पर। इस कारण सातवाहन वंश की सत्ता और शक्ति धीरे धीरे क्या होने लग गई थी? कमजोर होने लग गई थी, नष्ट होने लग गई थी। और महाराष्ट्र में शक शासन प्रारंभ हो गया। किसका शासन प्रारंभ हो गया? शक जो विदेशी जाति थी, कबीलाई जाति थी, उनका शासन प्रारंभ हो गया था। और महाराष्ट्र पर शासन करने वाले शकों को पश्चिम का सत्रप वंश कहा जाता है। पश्चिम का क्या कहा जाता है? सत्रप वंश। इनका शासन प्रारंभ हो गया था और सातवाहन वंश की सत्ता और शक्ति क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। और अब उसके बाद में सातवाहन वंश का एक 23वां शासक था। कौन सा शासक है? 23वां शासक, जिसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का 23वां शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वापस सातवाहन वंश की सत्ता और शक्ति को क्या किया? स्थापित किया। क्योंकि गौतमीपुत्र जो सातकर्णी है वो सातवाहन वंश का सबसे वीर, प्रसिद्ध, महान शासक था। कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्यों था? क्योंकि इसने शकों को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया था। इसलिए नासिक जो लेख है उसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को पश्चिम के सत्रप वंश का उन्मूलक या विनाशक कहा गया है। यानी शकों का विनाश करने वाला, शकों को पराजित करने वाला शासक कौन था सातवाहन वंश का? वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। और यही सातवाहन वंश का सबसे वीर, प्रसिद्ध और महान शासक था, जिसने शकों को पराजित करके वापस पुनः सातवाहन वंश को प्रतिस्थापित किया था। इसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश में एक 27वां शासक हुआ था, जिसका नाम था यज्ञश्रीकरण। सातवाहन वंश का 27वां शासक था यज्ञश्रीकरण। इस यज्ञश्रीकरण ने उज्जैनी के कई भूभागों को, किसको? उज्जैनी के कई भूभागों को वापस जीतकर सातवाहन वंश के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया था। उज्जैनी के कई आसपास के जो क्षेत्र थे उनको वापस जीतकर कर लिया, अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। इसके अलावा यज्ञश्रीकरण ने अपने शासन काल में अनेक मुद्राएं चलाई थी, जिन पर जलपोत अंकित होता था। यज्ञश्रीकरण द्वारा चलाई गई मुद्राओं पर क्या अंकित होता था? जलपोत अंकित होता था। नाव की आकृति, जल में चलने वाली पोत की आकृति उसके द्वारा चलाई गई मुद्राओं पर बनी हुई होती थी। अब देखिए, सातवाहन वंश के जितने भी शासक हुए थे वो सभी शासक हैं वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? हिंदू धर्म के अनुयायी थे। लेकिन फिर भी सातवाहन वंश के शासकों ने जैन और बौद्ध धर्म को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। सातवाहन वंश के शासकों के समय कृषि, व्यापार, वाणिज्य व उद्योगों का खूब विकास हुआ था। किस किस का? कृषि, व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों का क्या हुआ? बहुत ज्यादा विकास हुआ था। किस समय? सातवाहन वंश के समय। किस किस का?
कृषि, व्यापार, वाणिज्य व उद्योगों का बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ था, विकास हुआ था। इसके अलावा सातवाहन वंश के शासकों ने अपने शासन काल में चांदी, तांबे, कांसे वह शीशे की मुद्राएं चलाई थी। किस किस की मुद्राएं चलाई थी सातवाहन वंश के शासकों ने? चांदी, तांबे, कांसे व शीशे की क्या चलाई थी, मुद्राएं चलाई थी। और देखो ध्यान रखने योग्य बात, सातवाहन वंश के शासकों ने ही सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलाई थी। किसकी? शीशे की। सर्वप्रथम भारत में शीशे का मुद्रा, शीशे की जो मुद्रा है उसका प्रचलन किस वंश के शासकों ने किया था? सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम भारत में शीशे की मुद्रा चलाई थी। इसके अलावा सर्वप्रथम सातवाहन वंश के शासकों ने ही ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा प्रारंभ की थी। ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की क्या की थी? प्रथा प्रारंभ की थी। आपने सुना भी होगा प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे वो समय समय पर जब भी राज्य के अंदर कोई उत्सव का आयोजन होता था उस समय राजा महाराजा ब्राह्मणों को भूमि क्या देते थे? दान में देते थे। तो वो ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन वंश के शासकों ने ही प्रारंभ की थी। इसके अलावा सातवाहन वंश के शासकों ने दक्षिण भारत में यानी दक्कन में अनेक चैत्य और विहारों का निर्माण करवाया था। चैत्य और विहारों का, बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल होते थे उनको क्या कहते हैं? चैत्य, जो एक संकीर्ण गुफा के रूप में होते थे और उसमें महात्मा बुद्ध की क्या होती थी? प्रतिमा लगी हुई होती थी। संकीर्ण गुफा के रूप में मंदिर नुमा आकृति में होता था और अंतिम छोर पर महात्मा बुद्ध की क्या लगी होती थी? प्रतिमा लगी होती थी। उसको क्या कहते हैं? चैत्य। तो सातवाहन वंश के शासकों ने दक्षिण भारत के अंतर्गत अनेक चैत्य और विहारों का क्या करवाया था? निर्माण। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा निर्मित ही ऐसा ही एक चैत्य था, कार्ले का चैत्य। कौन सा चैत्य? कार्ले का चैत्य। ये कार्ले का जो चैत्य है ये 40 मीटर तो लंबा था और 15 मीटर ये क्या था? ऊंचा। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा निर्मित कौन सा चैत्य? कार्ले का चैत्य, जो 40 मीटर तो क्या था? लंबा था और 15 मीटर क्या था? ऊंचा, जो वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना माना जाता है। इस प्रकार सातवाहन वंश के शासकों ने भी मगध साम्राज्य पर अपना क्या किया था? शासन किया था। अब देखिए सातवाहन वंश के बाद अपने इस अध्याय में अगला टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य ने भारत पर शासन किया था 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। भारत पर शासन करने वाला कौन था? गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश। कब से कब तक? 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य से पहले भारत पर कुषाणों का शासन था। फिर 275 ईस्वी तक आते आते भारत में धीरे धीरे कुषाण भी भारत पर शासन करने वाली एक विदेशी बाह्य आक्रमणकारी जाति थी। कुषाणों का शासन समाप्त होने के बाद भारत पर गुप्त साम्राज्य या गुप्त शासन का शासन स्थापित हो गया था। गुप्त साम्राज्य है, इसका संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक या इसका प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने शासन किया था 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक।
गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने कब से कब तक शासन किया? 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। श्रीगुप्त के बाद में इसका पुत्र शासक बना था जिसका नाम था घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? घटोत्कच। घटोत्कच है, इसका शासन काल था 300 से 319 ईस्वी तक। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की। और घटोत्कच किसका पुत्र था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कौन था? श्रीगुप्त है वो गुप्त साम्राज्य का क्या था? संस्थापक था। फिर घटोत्कच के बाद में इसका पुत्र शासक बना था चंद्रगुप्त प्रथम, और इसका शासन काल था 319 से 335 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम ने कब से कब तक शासन किया था? 319 से 335 ईस्वी तक। किसने शासन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम है वो किसका पुत्र व उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम है वो घटोत्कच का पुत्र व उत्तराधिकारी था, यानी घटोत्कच के बाद में शासक बनने वाला उसका पुत्र था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इस चंद्रगुप्त प्रथम ने एक लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। लिच्छवी वंश की क्या थी? राजकुमारी, जिसका नाम था कुमार देवी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी कौन थी? कुमार देवी। इस कुमार देवी से क्या किया था? विवाह किया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किससे? लिच्छवी वंश की राजकुमारी जिसका नाम क्या था? कुमार देवी। इससे क्या किया था? विवाह किया था। और इसी चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर यानी 319 ईस्वी में एक संवत प्रारंभ किया था, और उस संवत का नाम क्या था? गुप्त संवत। गुप्त संवत किसने चलाया था या गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब? 319 ईस्वी में जब इसका राज्याभिषेक हुआ था, तब उसने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सा संवत चलाया था? कौन सा संवत प्रारंभ किया था? गुप्त संवत प्रारंभ किया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त संवत किसने चलाया था या गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया था? तो गुप्त वंश का शासक था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, जो घटोत्कच का पुत्र व उत्तराधिकारी था। इसने 319 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सा संवत प्रारंभ किया था? कौन सा संवत चलाया था? गुप्त संवत चलाया था। अब इसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसका पुत्र शासक बना था समुद्रगुप्त। 335 से 380 ईस्वी तक किसने शासन किया था? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त है ये चंद्रगुप्त प्रथम का, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र व उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त किसका पुत्र व उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र व उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त का आदर्श क्या था? दिग्विजय व एकीकरण। यानी समुद्रगुप्त की सोच क्या थी? उसका मुख्य मकसद, लक्ष्य, उद्देश्य क्या था?
दिग्विजय, दिग्विजय का मतलब कि आसपास के प्रदेशों को जीतने के साथ साथ दूर दराज के जो प्रदेश है उनको भी जीतकर अपने साम्राज्य में क्या करना, सम्मिलित करना, या उनका अपने साम्राज्य में क्या कर लेना, एकीकरण कर लेना। ऐसी सोच थी किसकी, समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त हमेशा साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। समुद्रगुप्त किस में विश्वास रखता था, साम्राज्यवाद में। यानी समुद्रगुप्त हमेशा ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था। समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जिसका नाम क्या था, हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था, हरिसेन। और इसी हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख की क्या की थी, रचना। किसने, हरिसेन ने। हरिसेन कौन था, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख का रचयिता कौन था, तो इसका रचयिता भी कौन था, हरिसेन। और इसी हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का वर्णन किया था। समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का वर्णन किया था कि समुद्रगुप्त एक राजा होने के साथ साथ बहुत ही वीर और बहादुर क्या था, सैनिक भी था। तो हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का क्या किया था, वर्णन, कि समुद्रगुप्त एक बहुत अच्छा सैनिक भी था। इसी इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में एक भी युद्ध नहीं हारा था। किससे जानकारी मिलती है, इसी इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में एक भी युद्ध नहीं हारा था। इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन। क्यों, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में एक भी युद्ध नहीं हारा था। और इसकी जानकारी किससे मिलती है, इसकी जानकारी हरिसेन द्वारा रचित इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, या ये जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में एक भी युद्ध नहीं हारा था। इसलिए समुद्रगुप्त को ही भारत का क्या कहते हैं, नेपोलियन कहते हैं। किसको, समुद्रगुप्त को। इसके अलावा कहते हैं कि समुद्रगुप्त के पास में एक बहुत बड़ी विशाल नौसेना थी, जिससे ये जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के दूर दराज समुद्र के पार प्रदेशों से भी क्या था, संपर्क था। क्यों, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी विशाल क्या थी, नौसेना थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, और समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए जो सिक्के होते थे उन पर भी क्या लिखा हुआ मिलता था, अश्वमेध पराक्रम। समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सिक्कों पर क्या लिखा हुआ मिलता था, अश्वमेध पराक्रम। इसके अलावा कहते हैं कि समुद्रगुप्त विभिन्न प्रकार की ललित कलाओं में निपुण था। विभिन्न प्रकार की ललित कलाओं में क्या था, निपुण था। इसलिए समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। किस शासक को कविराज कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। क्यों, क्योंकि उसको अनेक प्रकार की कलाओं का क्या था, ज्ञाता था। इसके अलावा समुद्रगुप्त है वो संगीत का भी ज्ञाता था। संगीत का भी क्या था, ज्ञाता, यानी संगीत का भी ज्ञान उसको था। समुद्रगुप्त को एक सिक्के में वीणा बजाते दर्शाया गया है। किस शासक को सिक्के के अंदर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है,
तो वो शासक है कौन? समुद्रगुप्त। किस शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा गया है। इसके अलावा समुद्रगुप्त विष्णु का भक्त था। समुद्रगुप्त किसका भक्त था? विष्णु का भक्त था, लेकिन वो अन्य सभी धर्मों का भी सम्मान और आदर करता था। खुद तो विष्णु का भक्त था, लेकिन फिर भी वो अन्य जो धर्म थे उन धर्मों का सम्मान करता था, उनका आदर करता था। इस प्रकार समुद्रगुप्त है वो गुप्त साम्राज्य में एक बहुत बड़ा महान शासक हुआ था। कौन? समुद्रगुप्त। इसमें ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, समुद्रगुप्त की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए, तो उसके अंतर्गत आपको ये सारा समुद्रगुप्त के बारे में बताना है। आप देखिए, समुद्रगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य का जो अगला शासक था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य का अगला जो शासक है वो है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका शासनकाल था 380 से 414 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब से कब तक शासन किया था? 380 से 414 ईस्वी तक किसने शासन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज व देवगुप्त भी कहा जाता है। किस शासक को देवराज व देवगुप्त कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये समुद्रगुप्त का पुत्र व उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र व उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त द्वितीय है वो समुद्रगुप्त का पुत्र व उत्तराधिकारी था। किस शासक को देवराज व देवगुप्त कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया था? युद्धों में विजय प्राप्त करके और साथ ही वैवाहिक संबंध स्थापित करके। वैवाहिक संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। कुछ युद्धों में तो उसने विजय प्राप्त की और इसके अलावा उसने वैवाहिक संबंध दूसरे प्रदेशों के राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार। जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी जिसका नाम क्या था? प्रभावती। इस प्रभावती का विवाह किसके साथ किया था? प्रभावती का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था वाकाटक राज्य, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता था। वाकाटक राज्य का राजा था जिसका नाम था रुद्रसेन। वाकाटक राज्य का राजा था कौन? रुद्रसेन। इस रुद्रसेन के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का क्या किया था? विवाह किया था। और कहते हैं कि जब वाकाटक राज्य के राजा रुद्रसेन की क्या हो गई थी? मृत्यु होने के बाद प्रभावती ने अपने छोटे पुत्र को वहां की राजगद्दी पर बिठाकर खुद वास्तविक क्या बन गई थी? शासक बन गई थी। कौन? प्रभावती। अब उसके बाद में देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही चीनी यात्री, चीन का एक यात्री था जिसका नाम था फायान। ये फायान भारत यात्रा पर आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आने वाले चीनी यात्री का नाम क्या था? फायान। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, चीनी यात्री फायान किस शासक के शासन काल में भारत यात्रा पर आया था? तो वो शासक था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आने वाले चीनी यात्री का क्या नाम था? फायान, जिसने गुप्त साम्राज्य का वर्णन किया था, गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखा था। अपनी यात्रा वृत्तांत में इसने गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने
पश्चिमी मालवा व गुजरात पर क्या किया था? अधिकार। और साथ ही इसने उज्जैन को, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी द्वितीय क्या बनाई थी? राजधानी। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी? उज्जैन। इसकी प्रथम राजधानी तो थी मथुरा, और इसने उज्जैन को अपनी क्या बनाई थी? द्वितीय राजधानी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके, किसको? शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कब? शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आप देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त साम्राज्य का अगला जो शासक था वो था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का शासनकाल 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत उस कौन सा शासक था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र व उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र व क्या था? उत्तराधिकारी था। कुमारगुप्त किसका पुत्र व उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन जो विश्वविद्यालय था कौन सा? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त का साम्राज्य बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक कुमारगुप्त का साम्राज्य है वो फैला हुआ था। कुमारगुप्त को अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक व्यक्ति के विद्रोह का क्या करना पड़ा था? सामना करना पड़ा था। कुमारगुप्त को अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा था? पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। इसका दूसरा नाम क्या था? कुमारगुप्त का ही दूसरा नाम क्या था? महेंद्रादित्य। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। तो देखिए कुमारगुप्त ने कब से कब तक शासन किया था? 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। कुमारगुप्त किसका पुत्र व उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था? बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक। सौराष्ट्र जो गुजरात के अंदर है। कुमारगुप्त को अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। कुमारगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। या कुमारगुप्त का दूसरा नाम क्या था? महेंद्रादित्य। आप देखिए कुमारगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य का अगला जो शासक था वो था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इसका शासनकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त है ये
ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र नहीं होते हुए भी क्या बन गया था, उत्तराधिकारी बन गया था। गुप्त साम्राज्य का कौन सा शासक ज्येष्ठ पुत्र नहीं होते हुए भी क्या बन गया था, उत्तराधिकारी बन गया था। तो वो शासक था कौन, स्कंदगुप्त था। देखिए एक जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ वैसे गुजरात में पड़ता था, जो एक रियासत थी। जूनागढ़ अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा, किसके द्वारा, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार का मतलब होता है मरम्मत करना, जीर्णोद्वार करवाया था। ये भी एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शासक ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया था? तो वो शासक था कौन, स्कंदगुप्त। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र के अंदर एक झील बनवाई थी जिसका नाम क्या था, सुदर्शन झील। समय समय पर इस झील को सुंदर रूप दिया था मौर्य वंश के शासकों ने। फिर इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार यानी उसकी मरम्मत और उसको सही रूप देने का कार्य किसने किया था, स्कंदगुप्त ने। तो मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किसने करवाया था, स्कंदगुप्त ने। और इसकी जानकारी किसमें मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से। और इसी जूनागढ़ अभिलेख से यह भी जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त को अपने राज्याभिषेक के अवसर पर मलेच्छु के नाम से, किस नाम से, मलेच्छु के नाम से हूणों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। और कहते हैं कि भारत पर सर्वप्रथम हूणों ने आक्रमण भी कब किया था, स्कंदगुप्त के शासन काल में ही सर्वप्रथम भारत पर हूणों ने क्या किया था, आक्रमण 455 ईस्वी में। मलेच्छु के नाम से प्रसिद्ध हूण भी एक विदेशी बाह्य आक्रमणकारी जाति थी जिसने भारत पर आक्रमण करके कुछ समय के लिए भारत पर क्या किया था, शासन किया था। तो स्कंदगुप्त को अपने राज्याभिषेक के अवसर पर मलेच्छु के नाम से प्रसिद्ध हूणों के आक्रमणों का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं कि स्कंदगुप्त ने अंत में हूणों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, हूणों को हरा दिया था। आप देखिए स्कंदगुप्त ही गुप्त साम्राज्य का अंतिम योग्य शासक था। स्कंदगुप्त के बाद में हालांकि गुप्त साम्राज्य ने 550 ईस्वी तक शासन किया था, स्कंदगुप्त ने तो 467 ईस्वी तक ही शासन किया था। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य में जितने भी शासक हुए थे वो सारे के सारे शासक क्या थे, कमजोर थे, अयोग्य शासक थे। इसलिए उनका इतिहास में वर्णन नहीं मिलता है, उनकी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती क्योंकि सारे के सारे कमजोर और अयोग्य शासक थे। गुप्त साम्राज्य में अंतिम योग्य जो शासक था वो कौन था, स्कंदगुप्त था। इसके बाद में जितने भी शासक हुए थे वो अयोग्य शासक थे। स्कंदगुप्त के बाद में अलग अलग शासक बने थे, लेकिन गुप्त साम्राज्य का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। और मान लो अगर ऐसा पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम योग्य शासक कौन था, तो वो केवल कौन था, स्कंदगुप्त। और वैसे अंतिम जो शासक था वो कौन था, विष्णुगुप्त था। इस प्रकार 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का भारत पर शासन रहा था। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि गुप्त साम्राज्य के समय भारत में भारतीय जो संस्कृति थी, भारतीय जो कला थी, वास्तुकला, धातुकला, चित्रकला, इन सब का खूब क्या हुआ था, विकास हुआ था। इसलिए गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में गुप्त साम्राज्य की भारत में सांस्कृतिक योगदान क्या क्या था, सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थी, वो हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।